हेलो, नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास है, कक्षा 10, जो इतिहास सामाजिक विज्ञान, उसका अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। ये हम डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी जो क्लास है वो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पेपर लिया जा रहा है अप्रैल माह में CAT एग्जाम, उसके लिए हमारी ये क्लास रहने वाली है। CAT एग्जाम में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो रहेगा 10th क्लास तक। तो जो हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन NCERT से ही उठाए जा सकते हैं, क्योंकि NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारी ये क्लासें रहने वाली है आज से, ये CAT एग्जाम सिलेबस पर आधारित ये हम क्लास करने जा रहे हैं इतिहास की। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम इस सेशन में जो NCERT क्लास जो इतिहास है वो हम करेंगे, 10th क्लास की करेंगे, इसके बाद हम 9th क्लास की करेंगे, क्योंकि 9th और 10th से हमारे जो CAT एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो 9th और 10th क्लास से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर टाइम मिला तो हम जो बाकी क्लास हैं 8, 7, 6 क्लास वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बुक कवर करेंगे 10th और 9th क्लास की। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक नए सेशन के साथ, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तो यूरोप में एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है और यूरोप में राष्ट्रवाद है इसका उद्देश्य कैसे हुआ, ये हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो बात है, एक फ्रांसीसी कलाकार चित्रकार है, कौन है ये हमें बताना है। फ्रांसीसी एक कलाकार एक चित्रकार है, कौन है? फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेडरिक सारियो कहाँ का था? क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ से था, तो हम कहेंगे जी फ्रांसीसी। फ्रांस से का एक कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कब की बात है? 1848 में। एक फ्रेडरिक सारियो व्यक्ति था, फ्रांस का रहने वाला, इसने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में, इस चित्र में उसने क्या रचा, ऐसा क्या काम किया? उसने एक सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में क्या था कि फ्रेडरिक सारियो था। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार, कब की बात है? 1848 की बात है। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में उन्होंने क्या रचा, इन 4 चित्रों में उन्होंने क्या रचा, ऐसा क्या कारनामा किया जो कि एक संसार रचा, जो उनके शब्दों में क्या था, उनके शब्दों में क्या बयान करता है ये एक श्रृंखला, जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी। उसमें ये कहता है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, कि एक जो क्या है, एक संसार है, किनसे बना है? एक जनतांत्रिक है, सामाजिक जो गणतंत्र है उनसे मिलकर बना है। इस श्रृंखला जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी, इसके पहले चित्र में क्या दर्शाया गया है? पहले चित्र में दर्शाया गया है कि यूरोप में, इस चित्र में दर्शाया गया है कि जो यूरोप अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहला जो 4 चित्र बनाए गए हैं किसके द्वारा? फ्रेडरिक सारियो के द्वारा, एक फ्रांसीसी कलाकार है, और इन्होंने एक संसार, इस चित्र में 4 चित्रों में एक संसार रचा, और इस संसार को उन्होंने कहा जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। क्योंकि NCERT से अगर हम कोई भी बुक है, अगर NCERT हम पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो NCERT से क्वेश्चन आएंगे तो हमारा एग्जाम यहाँ से आराम से क्लियर हो सकता है। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में किनको दर्शाया? यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सामाजिक वर्ग के जो महिला और पुरुष है, स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में किसकी प्रतिमा लिए वंदना करते जा रहे? स्वतंत्रता की। जो फ्रेडरिक सारियो था, फ्रेडरिक सारियो ने
4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस चित्र में पहले लोग में कौन है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, और जो क्या है सभी उम्र जो अंदाज के लोग हैं, और महिला और पुरुष भी है, एक लंबी कतार में एक प्रतिमा लिए वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता की, एक आजादी की, एक फ्रीडम की। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार है वो किसका रूप प्रदान करते हैं, महिला को स्वतंत्रता का जो रूप प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को एक फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसके दौरान कलाकार है उन्होंने महिलाओं का एक स्वतंत्रता के रूप में दिखाया गया, और एक मसाल को पहचान करते हैं जो उसके हाथ में, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक में तो क्या है कि उसके एक हाथ में, दूसरे में मनुष्य के क्या है, एक जो हाथ में क्या है, एक हाथ में मसाल है, क्या है, मसाल है, दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। हमें स्वतंत्रता है, हमें आजादी मिलनी चाहिए। ये क्या, एक हाथ में तो उनको मसाल है, दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये एक सपनों में जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी फ्रेडरिक सारियो ने, उन्होंने एक चित्र में ये दर्शाया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर कौन है, निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश शासक है, उनके ध्वस्त खत्म हुए अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो की कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में समूह में बंटे हुए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, निरंकुशवाद की क्या परिभाषा है। ऐसा शासन, ऐसा राज्य में जहां शासन एक सैनिक या बल हथियारों या डरा धमका के जो शासन किया जाता है वहां निरंकुश शासक कहते हैं। ये हमारा इसका मतलब है कि सारियो है, फ्रेडरिक सारियो ने जो कल्पना दर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए, जिनकी पहचान कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होता है। जो यूटोपिया के लोग हैं उनके जो पहचान है किनकी होती है, कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो यहाँ हमारे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक सारियो है, जो फ्रेडरिक सारियो है वो कहाँ का है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो हम कहेंगे कहाँ से, फ्रांस से है। इसकी ये क्या भूमिका है, क्या है, ये एक कलाकार है, एक चित्रकार है। इसने कितनी श्रृंखला बनाई है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इस श्रृंखला में क्या कहा था, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से के रूप में इस चित्र में दर्शाया गया है। और इसमें महिलाओं को भी दर्शाया गया है, और महिलाओं को किसका, स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया था। ठीक, दूसरे में कह रहा है एक हाथ में व्यक्ति के पास क्या है, मसाल है, दूसरे में क्या है, अधिकारों, स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो घोषणा पत्र है। फिर हमने यहां से क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि निरंकुशवाद शासन किसे कहते हैं। ऐसा शासन जिसमें राजतंत्र जो सैनिक बल के द्वारा चलाया जाता है उसे निरंकुश शासक कहते हैं। यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों की पहचान है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र राज्य बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जर्मनी के जो लोग हैं काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। दिलचस्प है कि इस समय सारियो ने एक छवि निर्मित की। सारियो कहाँ से, फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांस का रहने वाला है, कि जर्मन लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। वह झंडा थामे हुए 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र में गठित होने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। ऊपरी स्वर्ग में ईसा मसीह, संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के भाईचारे के प्रतीक में रूप में किया है। हमारा जो इस
इतना जो हमने पढ़ा है, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्या है, एक फ्रेडरिक सारी के बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सारी कौन थे। तो हमने डिस्कशन किया कि फ्रांस से थे, क्या थे, एक कलाकार और चित्रकार थे। ठीक। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। तो ये हमने परिभाषा देखी। निरंकुशवाद ऐसा शासन जिसपे क्या है, निरंकुशवाद है, जो निरंकुशवाद है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जिस पर किसी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पना आदर्श यूटोपिया क्या है, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि ऐसा साकार होना लगभग असंभव होता है। क्या साकार होना तो असंभव होता है, उससे क्या कहेंगे कि कल्पना आदर्श या यूटोपिया, ऐसी समाज की कल्पना करना जो संभव नहीं है, साकार होना लगभग असंभव, कोई संभावना नहीं है, उससे क्या कहेंगे कि हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे था कि इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे कि जो काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र एक में की गई थी। जो 4 चित्र बनाए थे उसमें से एक हम चित्र में दर्शाए गए हैं। 19वीं सदी के दौरान, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। कि 19वीं शताब्दी में कब की बात है, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद ने एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया। राष्ट्रवाद क्या आया, एक ऐसी ताकत उभर कर आया, एक ऐसी ताकत है जो शक्तिशाली बनकर आया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन कर दिया। यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन एक किसने किया, एक राष्ट्रवाद ने। कब किया, 19वीं शताब्दी में किया था। कब किया था, 19वीं शताब्दी में किया था। जो राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। जो वंशीय मतलब यहाँ कहने का अभिप्राय है जो अपनी जन्म दर पीढ़ी से जो चला रहा है वंश, जो शासन चला रहा है, निरंकुशवाद है, या जो पैतृक जो जन्म वाइज जो है वंशीय से चला आ रहा है, उसको खत्म करके किसका निर्माण किया गया था, एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। कब हुआ था, 19वीं शताब्दी। कहां की बात है, यूरोप में। तो ये हमारे यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का है कब, 19वीं शताब्दी के दौरान। किसका है खात्मा हुआ था, वंशीय जो चला रहा है उसका खत्म हुआ, एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। यूरोप से लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे हैं कि यूरोप में क्या है, जो आधुनिक राज्य है, क्योंकि जब एक राष्ट्र राज्य का गठन होता है तो क्या है, जो वह राष्ट्र क्या है, एक विकसित की ओर अग्रसर होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की गई थी। जो परिभाषित है, जिसमें क्या एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, इतिहास और विरासत की भावना थी। कि एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ तो जबकि वहां शासक नहीं, अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हुआ। अधिकांश जो वहां के नागरिक थे उनके आपस में साझा है पहचान का भाव हुआ, साझा इतिहास हुआ और विरासत की जो है वो भावना उत्पन्न हुई। और साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। जो भाईचारा है वो कह रहा है कि पुराने लगातार टाइम से नहीं थी। ये संघर्ष और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई है। कि जो संघर्ष किया गया था एक राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए, आंदोलन चलाए गए थे, क्रांतिकारियां की गई थी, क्रांतिकारियों के द्वारा ये क्या हुआ, एक राष्ट्र राज्य है, जो भाईचारा है वो देखा जा रहा है। ये पहले पुराने टाइम से नहीं चला रहा, इसमें ये बात कही जा रही है, बल्कि ये तो एक नेताओं थे जो क्या थे, क्रांतिकारी थे, लोग थे, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, उनके द्वारा ये भाईचारा जो है, साझेपन की जो भावना है ये देखी जा सकती है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगा। यह अध्याय है
उन घटनाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं शताब्दी के यूरोप में एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयवाद है जो उत्पन्न हुए, अस्तित्व में आई। तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र और राष्ट्र राज्यवाद, राष्ट्र राज्यवाद है तो ये किसकी जगह स्थान लिया था? जो वंशीय शासन था उसको समाप्त करके राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। कहां हुआ? यूरोप में। तो ये क्या पहले से चला रहा है भाईचारा, जो सांझेपन की भावना? नहीं चला रहा। ये किन की है? जो नेताओं के द्वारा और लोगों के द्वारा संघर्ष किए गए, आंदोलन चलाए गए, इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, ये भाईचारे की भावना 19वीं शताब्दी के टाइम की बात है। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो क्या जनमत संग्रह है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार इंपॉर्टेंट हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सीएटी एग्जाम और अन्य एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए, और साथ में जो एनसीईआरटी 10th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन क्लास है। तो फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? राष्ट्रवाद। एक राष्ट्र का गठन हो रहा है तो किससे हो रहा है? ये अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो हम कहेंगे जी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति होती है। इस फ्रांसीसी क्रांति के साथ एक राष्ट्रवाद की भावना है, एक राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्ति है, वो आती है। तो कब आती है? 1789 में। जैसे कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था। 1789 में क्या फ्रांस कैसा राज्य था? जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि निरंकुशवाद हमने देखा कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद क्या होता है? जहां पर एक ऐसा शासन, ऐसी सत्ता जिसपे क्या है, सैनिक बल या उनके द्वारा डरा धमका के एक शासन किया जाता है एक राजा के द्वारा, उससे निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद 1789 में फ्रांस में था। 1789 जो क्रांति होती है फ्रांसीसी क्रांति, उससे पहले फ्रांस में शासन कैसा था? निरंकुश शासक था। एक ऐसे राज्य का शासन जो शक्तिशाली सैनिकों के बल पर वहां पर शासन करता था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, राजनीतिक में भी परिवर्तन हुआ, जो संविधान है उनके नियम कानून में भी बदलाव हुआ, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर जो सत्ता है, जो सत्ता की डोर है, वो एक राजतंत्र से निकलकर, एक निरंकुश शासक से निकलकर, एक ऐसे शासन जहां सैनिक बल के होता था, उससे निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित होगी। कि वहां की जो सत्ता है एक राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के समूह में हाथों में आ गई, हस्तांतरित बदल गई। कब की? 1789 से, फ्रांस की क्रांति के बाद। इस क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। कहां के लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने। फ्रांसीसी क्रांति, वहां के लोगों ने क्या घोषणा की कि एक राष्ट्र का गठन होगा। वो नीति तय करेंगे। कौन नियति करेंगे? वहां के लोग जो इस राष्ट्रवाद के एक जो राष्ट्र है उसकी नीति तय करेंगे। ये हमने देखा। तो यहां से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से शुरू हुई थी? तो हम कहेंगे जी 1789 फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति तारीख सहित हमें याद रखना पड़ सकता है, 14 जुलाई 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? एक ऐसा शासन जहां सैनिक बल के द्वारा किया जाता है, जहां पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, तो वो क्या? निरंकुशवाद शासन है। कहेंगे कि फ्रांस में निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र से
लोगों के हाथों में एक जनतंत्र में आया, तो वो किस क्रांति के बाद आया था? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव कब हुए? तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति से। ये हमने देखा। और लोगों ने क्या घोषणा की कि एक राष्ट्र का गठन होगा, उसकी नीति कौन करेंगे? वहां के लोग करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन बन सकती है। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए थे। फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। सामूहिक भावना पैतृभूमि है, लॉ पेट्रियट और नागरिक लॉ सिटीजन जैसे विचारों की एक संयुक्त विचार पर बल दिया गया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे कि और एक समुदाय के विचार पर बल दिया गया था। एक संयुक्त समुदाय, इकट्ठा समुदाय के विचार पर बल भी दिया गया था और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अर्थात एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया था। नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा है वो चुना गया था जो पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया गया था। जो स्टेट जनरल का चुनाव हुआ था, वहां के लोगों, किसके लोगों के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था वहां के जो आम नागरिक लोगों के द्वारा किया गया था। उसका नाम बदलकर क्या गया? जो स्टेट जनरल का नाम था वो क्या कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आगामी सीएटी एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल असेंबली का पुराना नाम क्या है? नेशनल असेंबली का पुराना नाम क्या है? तो स्टेट जनरल जो है नेशनल असेंबली का पुराना नाम, नेशनल असेंबली का पुराना नाम है वो स्टेट जनरल है। ये हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। और नई स्तुतियां रची गई, सत्य ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई थी, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। क्या स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो अगर हम जो एनसीईआरटी क्लास से पढ़ी है तो हमारे क्वेश्चन यहां से गलत नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेटमेंट भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आंतरिक जो आयात निर्यात है वो शुल्क समाप्त कर दिए गए। मापने की एक समान व्यवस्था है वो लागू की गई। यहाँ क्षेत्रीय और बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती है वो राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस स्लाइड से यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हमारा आंसर आएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत एक हुई है तो किसके रूप में हुई थी? राष्ट्रीयवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, ये हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसपे किसका शासन था? तीसरा क्वेश्चन हमारा कि निरंकुश राज्य का अद्वितीय क्षेत्र था, निरंकुशवाद था। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति में क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। 4 नंबर क्वेश्चन। पांचवा हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नेशनल असेंबली है इसका क्या नाम था पुराना? तो हमारा आंसर आएगा स्टेट जनरल था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो घोषणा की और राष्ट्र और एक तिरंगा है जो फ्रांसीसी क्रांति का, उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे जो 6 क्वेश्चन वहां से बन सकते थे। क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी, क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य है वो यूरोप के लोगों के निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र, शिक्षित मध्यम वर्ग की अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब यूरोप की जो है
फ्रांस में यूरोप के अन्य लोगों के पास ये बात पहुंचने लगी एक राष्ट्रीयवाद का उदय हो रहा है, तो वहां के लोग विद्यार्थियों ने कौन से क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। हमारा एक एग्जाम सीएटी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचार से विदेशों में ले जाने लगी थी। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी है, ये क्लास जो हमारी है HSSC, CAT एग्जाम और अन्य एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के साथ जो एग्जाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि क्लास कैसे रही। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, नेपोलियन के जो नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था वो अनेक सुधारों की शुरुआत की जिनमें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अंतर्गत एक कुशल वंश के 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बन सकता है? 1804 की नागरिक संहिता किसके नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सीएटी एग्जाम, अन्य एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए भी, कि नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है? नेपोलियन की संहिता के नाम से। नेपोलियन की संहिता किस नाम से जानी जाती है? तो 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है। जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो जन्म पर जो आधारित है, वंशीय प्रणाली जो चली आ रही थी, उनको आदर सम्मान जो मिल रहा था उसको समाप्त कर दिया। किसने? 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। क्वेश्चन आ सकता है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसने किसको समाप्त किया? जन्म पर आधारित। और उसने क्या कानून बनाए? सभी को समक्ष बराबरी हो, कानून है सबके लिए समान हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे हमारे भारतीय संविधान में सभी के लिए समान कानून है, एकजुट, जो सभी के लिए समान कानून है, वही ये बात 1804 की जो नेपोलियन संहिता है, इसमें कहा गया कि सभी के लिए कानून समान हो, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। जैसे संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में, वैसे ही 1804 की नागरिक संहिता में कहा गया संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। किसने? नेपोलियन की संहिता। किस नाम से? 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन कौन सी संहिता है? नेपोलियन की संहिता, 1804 की नागरिक संहिता। इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के जो अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? जो फ्रांसीसी जो नियंत्रण जो क्षेत्र थे, जो फ्रांस के जो नियंत्रण में जो इलाके में जो आते थे, उसमें ये संहिता है नेपोलियन की संहिता, 1804 की संहिता, इसे लागू किया गया था। इसमें डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को किन किन जगह को सरल बनाया था? डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में। और शांति व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। जो शांति जो व्यवस्था है उसको भी खत्म किया गया। किसानों को भूदास्तों, जागीरदारी शुल्कों को से मुक्ति दिलाई गई थी। क्वेश्चन बन सकता है किस किस को कौन से जो चीजें हैं वो खत्म की गई थी? इससे शांति जो व्यवस्था है उसको, किसानों में जो भूदास्ता है उसको समाप्त, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्थाओं का सुधार किया गया था। जो यातायात और संचार है उनमें भी सुधार किया गया।
टैक्स को समाप्त किया गया, जो भू दास्त व जागीरदारी है उनके भी मुक्ति दिलाई गई, सामंती व्यवस्था को भी खत्म किया गया, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल भी बनाया था। यह हमारे यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं। कारीगरी मजदूरों, नए उद्योगपति, नई मिली आजादी चकी। कारीगर थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे। कारीगरों को क्या, उनके जो श्रेणी थे, संघ है, उनको हटाया गया, उनमें सुधार किया गया। मजदूरों के लिए सहायता की गई। उद्योगपति थे, उनके लिए जो आय, जो टैक्स है, उनमें सुधार किया गया और इसकी आजादी उन्होंने चखी थी। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून होना जरूरी है और मानक था नाप पर एक राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी है, क्योंकि एक समान कानून होगा तो एक दूसरे से जा रहे हैं, एक उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे हैं, तो उनके लिए जो माप और नाप और तोल है वो उसमें राष्ट्रीय मुद्रा में उस एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो उसकी पूंजी के लिए आवागमन हो रहा है, उसके लिए सहूलियत मिलेगी। यह बात उद्योगपतियों को बात समझ में आने लगी थी। लेकिन जीतते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे ओलैंड और स्विट्जरलैंड और कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वार्सा फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले एक तरह स्वागत किया गया था, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया था। यह साफ होने लगा नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रताएं के अनुरूप नहीं थी। बड़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से ये नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगा था। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें कि 18वीं सदी है, यूरोप के नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। कि जो यूरोप का नक्शा देखें, अगर यूरोप का नक्शा अभी देखें तो आज जो राष्ट्र राज्य वैसा नहीं था, ये बात कह रहे हैं। पीछे का जो देखेंगे हम नक्शा और आज का नक्शा देखेंगे उसमें बहुत अंतर है। आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं कि आज जो है यूरोप को किसके रूप में, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है इसके रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डचियों और कैंटोनों में बंटे हुए थे। तब कह रहे हैं कि आज जो जर्मनी है, इटली है, जो स्विट्जरलैंड है के रूप में जानते हैं हम यूरोप को, यूरोप के नक्शे को। और उस समय जब 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें और आज के नक्शे को देखें तो उसमें अंतर था। पीछे का जो नक्शा था उसमें क्या मिलेंगे, राजशाहियों और डचियों और कैंटोनों में ये क्षेत्र बंटे हुए थे जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अधीन थे, जो निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुशवाद राजतंत्र कैसा होता है, ऐसी सत्ता जिसपे कोई अंकुश नहीं होता है, सैनिक बल के जो वहां शासन किया जाता है राजा के द्वारा, वो होता है निरंकुश राजतंत्र। पूर्वी और मध्य यूरोप है निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। कि कह रहे हैं कि इसमें कि जो हमारे वो जो लोग हैं वो सामूहिक पहचान, अपनी पहचान है, किसी समान संस्कृति का भागीदार है वो नहीं मानते थे। अक्सर वो अलग भाषाएं बोलते थे, भाषाएं उनकी क्या थी, अलग अलग थी। संस्कृति है उनकी, उसको वो भागीदार है उसमें हिस्सा नहीं लेते। सामूहिक पहचान, अपनी पहचान है वो नहीं बना पा रहे थे। विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातीय हैं वो समूह थे, सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। कि जो हैब्सबर्ग है साम्राज्य है जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा था, उसमें अलग अलग क्षेत्र थे और एक जनसमूह को जोड़कर क्या एक जनसमूह को जोड़कर बना था।
कि ऑस्ट्रिया किस पे अंग्रेजी पे शासन करने वाला एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था। हैब्सबर्ग साम्राज्य कई समाज जो जन समूह है उनको मिलाकर एक एक हैब्सबर्ग है वो बनाया गया था, साम्राज्य बनाया गया था। इसमें क्या थे जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, इसमें क्या थे, एल्प्स के टिरोल, जो एल्प्स है, एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। कि जो एल्प्स के टिरोल में है जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, इसमें कौन कौन से जो जो ये हमारे समूह थे, इलाके थे वो शामिल थे। तो एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाके हैं, बोहेमिया भी शामिल था इसमें। जहाँ की कुलीन वर्ग में, जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज्यादा थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कुलीन वर्ग है इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले ज्यादा थे, तो जर्मन भाषा। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य किन किन इलाकों से जोड़कर बना था, तो किन से आएगा, एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया या सुडेनलैंड जैसे, और बोहेमिया भी शामिल था। और कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा से ज्यादा बोलते थे। हैब्सबर्ग है साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा भी प्रांत भी शामिल थे। क्या हैब्सबर्ग साम्राज्य जिनसे ऑस्ट्रिया अंग्रेज प्रशासन करने वाला एक समूह छोटे छोटे इलाकों से मिलकर बना था। और इसमें ज्यादा जो भाषा बोलने वाले थे वो कौन से थे, जर्मन भाषा थे। और सुडेनलैंड और ऑस्ट्रिया टिरोल और एल्प्स जैसे बोहेमिया भी शामिल था। ये बात हमारी हुई। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में कौन सी भाषा के प्रांत के भी शामिल थे, इतालवी जो है वो इटली भाषा के वो भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे, हंगरी में जो आधे से ज्यादा लोग भाषा बोलते थे वो मैग्यार भाषा बोलते थे। बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे यहाँ से मोटा मोटा जो क्वेश्चन बन सकता है, देख ये जो हमारी क्लास है सीएटी एग्जाम के साथ साथ जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो लिया जा रहा है, ये इसके साथ साथ भी हमारे जो एग्जाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्लास, अन्य जो एग्जाम है उनके लिए भी हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर, एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक जरूर करें। कमेंट सेशन में भी बताइए कि क्लास किससे रही। तो इसमें हमारे जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इटली है, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, ये किन किन क्षेत्रों में बंटे हुए थे, कौन से जन समूह से मिलकर एक हैब्सबर्ग साम्राज्य है इसका निर्माण होता है, ये हमने डिस्कशन किया। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे से ज्यादा लोग क्या थे, कौन सी भाषा बोलते थे, तो मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों में इस्तेमाल करते थे। जो गालिसिया है, कुलीन वर्ग है, पोलिश भाषा बोलता था। क्वेश्चन आ सकता है जो गालिसिया में कुलीन वर्ग था कौन सी भाषा बोलता था, तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा हमारा पोलिश भाषा। कौन क्या आएगा जी, जो पोलिश भाषा बोलने वाला कौन सा कुलीन वर्ग था, तो वो था गालिसिया कुलीन वर्ग। और जो हंगरी में कौन सी भाषा बोलते थे, हंगरी में जो मैग्यार भाषा बोली जाती थी। और जो गालिसिया में है वो पोलिश भाषा। और जो जर्मन भाषा बोलने वाले कौन से कुलीन वर्ग में थे, वो थे जो हैब्सबर्ग है उसमें ज्यादा थे। और यहाँ से हमारे 3 भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जर्मन भाषा कौन सा कुलीन वर्ग था, वो हैब्सबर्ग में था। और जो गालिसिया है उसमें कौन सी है, पोलिश भाषा है। मैग्यार भाषा हंगरी के लोग बोलते थे। 3 क्वेश्चन हमारी भाषा से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में है जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है उसके उत्तर में है कौन सा है, बोहेमियन और स्लोवाक था। जो उत्तर में है, उत्तर में कौन से है, बोहेमियन और स्लोवाक। और कॉर्नियोला और स्लोवेन्स दक्षिण में कौन से थे, दक्षिण में अगर बात करें, उत्तर में हमने देखा जो कौन से थे वो थे बोहेमियन, स्लोवाक, कॉर्नियोला
और स्लोवेन्स, ये उत्तर के थे जो इनके पास पास लग रहे थे। जबकि दक्षिण में अगर बात करें, दक्षिण में कौन कौन से हैं लोग, क्रोएट पूर्व की तरफ, दक्षिण में कौन सा है क्रोएट, और पूर्व की तरफ है ट्रांसिल्वेनिया। जो ट्रांसिल्वेनिया है वो का पूर्व की तरफ है, और रोमन लोग भी थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ऐसा फर्क क्या है, एक राजनीतिक जो एकता है उसको बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। कि जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, इसकी सीमाएं रेखा भीतर संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। कि कौन सी अवस्था थी, तो बात करें हम उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ इसमें हैब्सबर्ग में कौन थे, वो था बोहेमियन, स्लोवाक, कॉर्निवाला, स्लोवेन्स। अगर बात करें दक्षिण में है तो वो था क्रोएट। और पूर्व की तरफ कौन सा था, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया, जिसमें कौन से लोग रह रहे हैं, रोमन लोग रह रहे हैं। और ये क्या है कि कह रहे हैं कि जो राजनीतिक एकता को बढ़ावा नहीं देने वाले, क्योंकि तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व कौन होता है, केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा होती है। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा, तो इनसे कुछ हमारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हम डिस्कशन करते हैं। दिनांक जो 1797 है, नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था, वो किया था 1797। इंपॉर्टेंट हमारी तारीख है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई, तो 1797। इंपॉर्टेंट तारीख हमारी है दूसरी 1814 और 15। नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का जो पतन है वो कब हुआ, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था, वो किया था 1797। कब किया था जी, 1797। और नेपोलियन का पतन कब हुआ, ये हुआ था 1814 और 15 में। एक संधि होती है, इंपॉर्टेंट संधि हमारी है कि वियना शांति संधि कब हुई थी। वियना शांति संधि में हमारा आंसर आएगा 1815। 1815 किससे संबंधित ये संधि थी, इससे कौन सा व्यक्ति जुड़ा था, वो जुड़ा था मेटरनिख। मेटरनिख है वो इससे जुड़ा था। और कौन सी संधि होती है, 1815 की संधि वियना शांति संधि के जाना जाता है। और नेपोलियन का अंत हुआ है, पतन हुआ है, वो 1814-15 में हुआ है। नेपोलियन ने जो आक्रमण किया था इटली पर, वो कब किया था, 1797 में किया था। ये हमारी 2 तारीख है, इंपॉर्टेंट है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था, वो था 1821। किसके लिए, यूनान के लिए। और 1848 की बात करें कि फ्रांस में क्रांति है, फ्रांस में एक क्रांति 1848 से शुरू होती है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। फ्रांस में क्रांति 1848 से शुरू होती है, परंतु जो ये इसमें प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग, औद्योगिक मजदूर और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, इन्होंने क्या किया, एक सरकार के गठन की मांग की। और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं 1848 में। और इटली का एकीकरण कब होता है, इंपॉर्टेंट है, 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण का निर्माण शुरू होता है। जर्मनी का जो एकीकरण है 1866 से 1871 के बीच में, इनके जो ये अपना जर्मनी के लिए एकीकरण के लिए। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, पिछले हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है किस प्रकार हुआ। जैसे हमने देखा कि कौन से हमारे जो उस वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाषा से रिलेटेड कौन सी साइड में कौन सा क्षेत्र है उसमें भाषा बोली जाती है, ये हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूरोप से संबंधित जो हमने देखा, जो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम में कौन से क्षेत्र है, वहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते थे। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक
कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्वेश्चन आ सकता है हमारा एक पॉइंट के तौर पे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और कंपटीशन एग्जाम बोर्ड के साथ भी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कौन सा वर्ग महाद्वीपीय का सबसे शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग था? तो आएगा कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय जो महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कुलीन वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कुलीन वर्ग है एक यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का। और इस वर्ग के जो कुलीन वर्ग के एक सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक कुलीन वर्ग था, ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे अधिक शक्तिशाली था। इस कुलीन वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कौन से जीवन? साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था और इसमें इस वर्ग को साझा जीवन शैली में बांधे हुए थे, क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थे, ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जो कुलीन वर्ग है, जो राजनीतिक कार्य के लिए कौन सी भाषा है बोली जाती थी? उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए जो कुलीन वर्ग था, वो उच्च वर्गों के बीच में कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच भाषा का प्रयोग। परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस से जुड़े होते। परिवार किनसे जुड़े हुए थे? वैवाहिक बंधनों से। और उच्च वर्गों के बीच में जो राजनीतिक कार्यों के लिए जो भाषा होती थी, वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज में एक छोटा समूह था। जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग एक शक्तिशाली था। एशिया महाद्वीप का जो महाद्वीपीय का सबसे शक्तिशाली था, वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग में जो कौन थे? जायदाद वाले और शहरों में हवेलियों वाले थे। अगर ज्यादा जो अमीर व्यक्ति है, वो एक छोटा समूह होता है। ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं कि एक छोटा समूह है, सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो कुलीन वर्ग है ना, कुलीन वर्ग ये संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। कौन सा? कुलीन वर्ग। जनसंख्या के अधिकांश लोग कौन थे? सबसे ज्यादा जो अधिकांश लोग कौन थे? कृषक थे। और जो कुलीन वर्ग एक छोटा समूह था। कुलीन किन वर्गों में वैवाहिक बंधनों से आपस में बंधे हुए थे? कौन सी भाषा है उनकी? थी फ्रेंच भाषा। एक राजनीतिक कार्य के लिए प्रयोग की जाती थी। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार, पश्चिम में कौन थे? ज्यादातर जो जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे। जो पश्चिम में है कुलीन वर्ग, जो पश्चिम में कौन थे? ज्यादातर किराएदार छोटे काश्तकार किसान खेती करते थे। पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी थी। पूर्व और मध्य में किस में बंटी हुई थी? यूरोप के जागीरों में बंटी थी, जो बुदास खेती करते थे। क्वेश्चन आ सकता है, पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीर में बंटी थी, कौन खेती करते थे? भूदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था। यहां से जो है कुलीन वर्ग बात करें, कुलीन वर्ग कौन है? ये एक यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली है। कौन है? जायदाद वाले और शहरों में हवेलियों वाले थे। ये क्या है? कुलीन वर्ग एक छोटा सा समूह परंतु अमीर है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये कौन से वैवाहिक बंधनों में? पारिवारिक जो परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। उच्च वर्ग के लिए उनकी जो भाषा राजनीतिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। पश्चिमी और मध्यम यूरोप और जो ये खेती करते थे, जो पूरे जो यूरोप में भूमि विशाल पर जो है, जो पूर्वी और मध्य के बीच क्या कहते हैं? भूदास खेती कहते हैं। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि में शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का वृद्धि होता।
पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि में शहरों का विकास वाणिज्य वर्गों का उद्योग था, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड और में औद्योगिकरण कब आया? इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी यहाँ से कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण का विकास आरंभ कब हुआ था? तो आएगा जी 18वीं सदी में आया था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। फ्रांस और जर्मनी राज्यों के कुछ हिस्सों में, फ्रांस है, जर्मनी के जो कुछ हिस्से हैं उसमें 19वीं सदी के दौरान ही हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग उद्योगपति और सेवा क्षेत्र के लोग से बने हैं। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा है। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदार मध्यम वर्ग के बीच एक राष्ट्रीय एकता के लिए विचार लोकप्रिय हुए हैं। उदारवादी राष्ट्र क्या मायने थे? तो ये हमें नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो आज जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करते हैं। क्या है कि 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बंटेगा कि किन किन क्षेत्रों में जो यूरोप पहले बंटा हुआ था, राजशाही, डची और कैंटेनो। आज क्या है? जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा जो कुलीन वर्ग है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग, इसमें कौन थे? जायदाद और शहरी हुए। कितना बड़ा था? तो हम कहेंगे एक छोटा सा साम्राज्य था। कुलीन वर्ग छोटा सा था, परंतु क्या थे? सबसे अमीर कुलीन वर्ग में माना जाता था। जो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे पॉइंट बन सकता है, जो राजनीतिक कार्य के लिए जो कुलीन वर्ग है कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। पश्चिम में ज्यादातर जमीन किराएदार छोटे काश्तकार थे। भूदास खेती किसे कहते हैं? जो पूर्व मध्यम यूरोप के बीच विशाल जागीरों में बंटी थी, जिस पर कौन खेती करते थे? भूदास खेती करते थे। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू था। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सारियू कहाँ का था? तो हमारा आंसर आएगा जी, जो फ्रांसीसी कलाकार था, एक फ्रांस का रहने वाला था। इसने क्या बनाया? एक 4 चित्रों की श्रृंखला रची थी। उसमें क्या रचा? उसने एक सपनों का एक संसार रचा था। उसके शब्दों में क्या था कि फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उन चित्रों में उन्होंने एक क्या रचा और क्या बताया था कि जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है एक। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि निरंकुशवाद है। ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं? जिसपे कोई ऐसा शासन जिसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। कल्पना जो दर्श है, यूटोपिया क्या है, इसके बारे में जो क्या है, संभव नहीं है, जो संभव इतना आदर्श की जो कोई बात है, जो ऐसे समाज की कल्पना करना जो साकार नहीं होता, वो क्या होता है? जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, वो क्या एक कल्पना दर्श होती है। फिर हमारा पॉइंट था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो डिस्कशन कर चुके हैं 1848 की उदारवादियों की अभिव्यक्ति है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन की चाह थी। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वो जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह। फिर हमारा क्या क्वेश्चन और बन सकता है? फ्रांसीसी क्रांति। यहां से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं सीएटी एग्जाम और
जो क्लास 10th एग्जाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब शुरू हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति है वो कब शुरू हुई थी। तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 1789। और किससे, एक फ्रांसीसी क्रांति होती है। इस फ्रांसीसी क्रांति से एक राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्रांति के साथ होती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद एक संपूर्ण राज्य है, एक संपूर्ण राज्य पर किसका होता है, एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। इससे पहले क्या था, फ्रांस में क्या था, एक निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद राजा का आधिपत्य क्षेत्र था जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसा शासन जहां पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। और क्या होता था, सैनिक बल है, सैनिक बल और जो डरा धमका के वहां पर शासन किया जाता था। इस निरंकुशवाद जो है एक वंशीय प्रणाली है, इसको समाप्त है एक 1789 की क्रांति होती है। कौन सी क्रांति है, इसका नाम है कि फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है। इस फ्रांसीसी की क्रांति के बाद एक निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र वो समाप्त होता है और एक जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। इस राष्ट्रवाद में किन की भागीदारी थी, किन लोगों ने साथ दिया, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। और ये क्रांति है, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो ये निरंकुश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र था, ये एक राजतंत्र से निकलकर किनके हाथों में चला गया, एक नागरिक समूह के हस्तांतरित हो गया। नागरिक लोगों के पास ये है शासन चला गया। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल असेंबली का क्या नाम था। नेशनल असेंबली है, इसका नाम क्या था। तो इस स्टेट जनरल है, इसका नाम है नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली वर्तमान में नाम है किसका है, तो हम कहेंगे जी स्टेट जनरल है, इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके बाद, नेपोलियन की संधि। फिर आएगा नेपोलियन की संधि। नेपोलियन की संहिता है किस नाम से जाना जाता है, तो 1804 की नागरिक संहिता। इसमें क्या काम हुए क्या नहीं हुए वो हम डिस्कशन तो कर चुके, एक बार रिवीजन के तौर पे हम और डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ कानून बनाए गए, कुछ कानूनों को समाप्त किया गया। कौन से कानून है, जो टैक्स वगैरह है उनको समाप्त किया गया। और क्या क्या किया गया, क्या किया गया कि उस कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है 1804 की नागरिक संहिता। जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया गया और यह संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया था। फिर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है वो भी हमने डिस्कशन किया है कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से एक राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति शुरू होती है 1789 में। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सिवा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं वो भी हम, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो 1797 में किया था। नेपोलियन का पतन कब हुआ, 1814 से 15 में। वियना संधि कब हुई, 1815 में। इस वियना संधि का जो संबंध है किस व्यक्ति से, तो हम कहेंगे मेटरनिख है। मेटरनिख से वियना संधि का जो है संबंध है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ, 1821 में हुआ। 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई है, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर, किसानों की बगावत और संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग और इतालवी जर्मन मैग्यार पोलिश चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण 1859 और 1870 के बीच में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में ये प्रक्रिया चलती है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रवाद का मजबूत होता है। तो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ यहाँ पे भाषा है, भाषा से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुलीन वर्ग एक कैसा वर्ग था, कुलीन वर्ग एक अमीर और ऐसा है जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग थे उस कुलीन वर्ग में आते थे। और कुलीन वर्ग के जो है कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। और हैब्सबर्ग साम्राज्य और लोम्बार्डिया है वेनेशिया जैसे कौन सी भाषा थी, इतालवी भाषाई प्रांत में शामिल थे।
हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हम कहेंगे मैग्यार भाषा बोली जाती थी। हंगरी में कौन सी भाषा? मैग्यार भाषा। और गार्सिया में है कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। और इसके बाद क्या है कि हेब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग हैं। कौन से किस लोग अधीन अवस्था में रहते थे? तो उत्तर में कौन सा है? बोहेमियन है, स्लोवाक है, कोर्नियोला है, स्लोवेंस है। दक्षिण में क्या है? क्रोएट है। पूरब की तरफ कौन है? ट्रांसिल्वेनिया है और राहुमन लोग है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग में यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? तो हमारा आंसर आएगा कुलीन और कुलीन वर्ग था। इस वर्ग में क्या एक साझा जीवन शैली थी, एक दूसरे से बंधी हुई थी और क्षेत्रीय विभाजन की आर पार व्याप्त थी। यही हमने डिस्कस। इसमें कौन थे? शहरों और हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक रूप से ये उच्च वर्ग के बीच में कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। ये भी हम डिस्कशन कर चुके थे। मगर शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाज में क्या था? एक छोटा था, परंतु जो ज्यादातर थे वो कौन थे? किसान वर्ग। जो किसान वर्ग है वो ज्यादातर थे। जो छोटे वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग थे और अमीर भी थे। और आज हमारा पॉइंट रहेगा, आज हम डिस्कशन करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि क्लास कैसे रही। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आज के इस सेशन में हम जो उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने वो हम डिस्कशन करेंगे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब जुड़े हुए थे। कि यूरोप में 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? यूरोप में 19वीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार है उदारवाद के करीब से जुड़े थे। तो राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी करीब से जुड़े हैं यूरोप में। कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में है। उदारवादी यानी जो लिबरलिज्म ये कौन सी भाषा के नजदीक है? किस भाषा से पर आधारित है? तो लैटिन भाषा पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिबरलिज्म है ये कौन सी भाषा के मूल है? लैटिन भाषा के। किस पर आधारित है? लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या? आजाद है। कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद से करीब जुड़े हुए यूरोप में उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है। यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो लेबर पर आधारित जिसका अर्थ क्या है? लेबर पर आधारित जिसका अर्थ क्या है? आजाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, नए मध्यम वर्ग के लिए जो उदारवाद का मतलब था, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यहां से है कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित किसके करीब जुड़े हुए थे? उदारवाद के। उदारवाद का अर्थ क्या है? मतलब क्या है? तो हम कहेंगे जी लिबरलिज्म शब्द है जिसका अर्थ है कि आजाद। किस भाषा के नजदीक है? तो लैटिन भाषा से है। और मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, मध्यम वर्ग है उनके लिए उदारवाद का जो फ्रीडम है, आजाद है, इसका मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। कि मध्यम वर्ग के लिए जो व्यक्तियों के लिए है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे उनके लिए उदारवाद का अर्थ था कि आजादी और कानून के समक्ष। आजादी दीजिए हमें, कानून है सभी के लिए समान बराबर हो। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। किसी के बारे में किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये क्या था? एक मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जिसमें एक राजनीतिक रूप से उदारवाद जिसका अर्थ था एक आजादी, परंतु राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। कि
राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो हमारा आंसर आएगा 1789 में। इस 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक, जो उदारवाद निरंकुश शासक क्या था? जो ऐसा शासन जहां पर जिस सत्ता पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता, परंतु कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति है 1789 की क्रांति के बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक था और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति, जो निरंकुश शासक को समाप्त किया गया और जो पादरी जो वर्ग थे उनके विशेष अधिकार थे उनको समाप्त किया गया। कौन सी क्रांति के बाद? तो कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति है जी? फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में हुई थी। संविधान संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व है उस पर भी बल देते हैं। 19वीं शताब्दी है, उसमें उदारवादी जो निजी संपत्ति की जो स्वामित्व थे, जो निजी संपत्ति के स्वामित्व थे उनकी अनिवार्यता पर बल देते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। कि कानून है ना, कानून तो सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो। जो मताधिकार के पक्ष में नहीं था कानून बराबर। आप याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग क्या था? कि इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, क्रांतिकारी फ्रांस है उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग क्या था? तो पहला प्रयोग क्या था? और मोहम्मद देने और चुनने जाने का अधिकार केवल किनको था? संपत्तिवान पुरुषों को था। जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास धन दौलत थी, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, वही मतदान का प्रयोग कर सकते थे। तो क्या आएगा? कानून के लिए समान है ना, कानून तो सबके लिए समान हो, परंतु जब वोट दिया जाता था, मतदान होता था, मतदान में सभी को बराबरी के लिए हकदार नहीं थे। जिसके पास संपत्ति थी, जो अमीर था, वही मतदान कर सकता था। जिसके पास संपत्ति नहीं थी, पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिसके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, तो उनको है मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। किनको अधिकार था? तो हम कहेंगे जो संपत्ति थी, जो अमीर थे, उनको ही मतदान करने का अधिकार था। मगर नेपोलियन की सहायता ने पुनः मताधिकार वापिस आई कि किस संहिता के बाद जो है मताधिकार वापिस आया? तो कहेंगे जी नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता। उसके बाद 1804 में की संहिता के बाद है, 1804 की संहिता के बाद क्या है? एक वापिस एक मताधिकार आया जिसमें सभी मतदान कर सकते हैं। और उसने महिलाओं को एक आवश्यक दर्जा देते हुए पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाएं और संपत्तिहीन थे। जो महिलाएं हैं और जो संपत्तिहीन पुरुष थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते विरोध आंदोलन चलाए गए थे। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्या है? यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रीयवाद के क्या मायने थे? तो कहेंगे कि उदारवाद का क्या अर्थ था? उदारवाद है, इसका मतलब क्या था? उदारवाद किस भाषा से आया था? तो उदारवाद यानी जो लेबर है, लेबरलिज्म शब्द है, ये किस भाषा से आया था? तो लातिन भाषा की लेबर पर आधारित है। लेबर का मतलब क्या है? कि आजाद। और मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका मतलब क्या था उदारवाद का? कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समान। कानून तो सभी के लिए समान हो गया, परंतु जो मतदान है, मतदान करना, वो सभी के लिए समान नहीं था। क्यों नहीं था? जो संपत्ति वाले थे, जिनके पास पैसा था, वही मतदान कर सकते थे। जो पैसा नहीं था, संपत्तिहीन थे, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। कौन सी संहिता आई थी? कौन सा कानून आया था जिसने वापिस मताधिकार दिया संपत्तिहीन और महिलाओं को? तो कौन सी? नेपोलियन की संहिता आई है,
नेपोलियन की संहिता जो नागरिक संहिता है, इसने वापस मताधिकार हुआ आया है इनकी वजह से। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या है, एक उदारवाद निकुश शासक है, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया और संविधान संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था कि 19वीं शताब्दी में कानून तो सभी के समान बराबर थे, परंतु जो मतदान करना वो क्या था, मताधिकार था, वो सभी के लिए बराबर नहीं था। तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र, उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन, आने और जाना, आयात और निर्यात हो रहा है, उस पर राज्य द्वारा लगाए गए जो नियंत्रण है, टैक्स है, उनको खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की ये जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में, 19वीं शताब्दी के पहला जो भाग आएगा उसमें जर्मन भाषा इलाकों का उदाहरण ले तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था। कि कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया था नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। कितने नाकों से? जो हैम्बर्ग से जाता था और न्यूरेमबर्ग जाता था, वहां के बीच में कितने नाके थे, कितने टैक्स उनको देना पड़ता था? जो 11 नाकों से उसको गुजरना पड़ता था। एक व्यापारी को हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाया, जितना वजन होता था उतना ही टैक्स है उस वस्तु पर लगाया जाता था। और कितने नाकों से गुजरता था? 11 नाकों से गुजरता था। क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एले था। मसलन कपड़े को जो नापने का पैमाना था, कपड़े को नापने का पैमाना क्या कहा जाता था? एले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ जो एग्जाम बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कपड़े का नापने का पैमाना है वो क्या था? एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ क्या थी? घटती बढ़ती थी। इंपॉर्टेंट हमारा यही रहेगा कि एले क्या था। तो कपड़े नापने का एक पैमाना था। एक एले कपड़ा फ्रैंक में खरीदा जाता था। कब एक एले कपड़ा है किस में खरीदा जाता? फ्रैंक में खरीदा जाता था, जो कितना था? 54.7 सेंटीमीटर मिलता है। और मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फाइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। तो एले क्या था? एक कपड़ा नापने का एक पैमाना था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास का बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था कि नए वाणिज्य वर्ग है, इन परिस्थितियों में आर्थिक विनिमय और विकास है उसको बाधक मानते हुए, उनके बीच में जो रुकावट उत्पन्न मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा है जहां वस्तुओं, लोग, पूंजी का आगमन बाधा रहित हो। 1834 में पर्सा की एक पहल पर एक शुल्क संघ था, जोलवेराइन स्थापित किया गया था। कि 1834 में पर्सा की एक पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। कौन सा था? तो जोलवेराइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, जिसमें अधिकांश कौन से क्षेत्र शामिल थे? कि जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने, कौन सा संघ है? जोलवेराइन संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से ऊपर थी। एक संघ आता है, कौन सा संघ आता है? जोलवेराइन आता है। कब आता है? 1834 में आता है। इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? जर्मन क्षेत्र शामिल थे। इसने क्या किया? शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या कितनी रखी? 2 रखी, जो पहले कितनी थी? 30 से ऊपर थी। इसके अलावा
रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों की राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया था। फिर हमारा है कि रूढ़िवाद। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या है? रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा चली जा रही है, स्थापित संस्थान है और रिवाजों पर जोर देता है। जो पुरानी जो रिवाजें आ रही है वो क्या एक रूढ़िवादी है। पुराने टाइम से जो चली आ रही परंपरा को अपनाना वो क्या एक रूढ़िवाद है। और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिक देता है। जो जल्दी जो विकास हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, चेंजिंग हो रही है, उसको न बल्कि धीरे धीरे इसमें क्या है विकास की प्राथमिकता है वो दी जाती है रूढ़िवाद में। क्योंकि ये जो पुरानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही है जो उनको ही हम रूढ़िवाद कहेंगे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में और 1815 में एक संधि होती है। कौन सी होती है? जो वियना संधि होती है। वियना संधि का संबंध किससे है? ड्यूक मेटरनिक से है। मेटरनिक से संबंधित है। नेपोलियन की हार 1815 में यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यूरोपीय सरकार है जो किससे थी? रूढ़िवाद की भावना से। क्या था रूढ़िवाद में? जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी उसी में वो उन्हीं परंपराओं को मानते थे। जो नई जो परंपराएं उन पर उनको विचार नहीं करते थे। जो पुरानी जो है पुराने टाइम से जो चली आ रही परंपराओं को अपना रहे थे। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकार है वो कौन से रूढ़िवाद की भावनाएं से प्रेरित थी। रूढ़िवादी जो मानते थे कि राज्य और समाज को स्थापित करना एक पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। उनकी क्या भावना थी? जो यूरोपीय सरकार है उनकी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थे। और रूढ़िवाद क्या मानते थे कि राज्य और समाज है, राज्य और समाज को स्थापित करना एक पारंपरिक संस्थाएं क्या है जो रूढ़िवादी संस्थाएं हैं जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक है, ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये उनकी एक भावना थी। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्हें यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था। राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास्तों की समाप्ति यूरोप को निरंकुश राजतंत्र की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कि भूदास्तों को समाप्त करना और जो नौकरशाही है, गतिशील आधुनिक सेना है, निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में होती है। इस 1815 में नेपोलियन का हार होता है। नेपोलियन को हराया जाता है, किनके द्वारा हराया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां है। यूरोपीय शक्तियां कौन सी है? ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस और ब्रिटेन ने 1815 में नेपोलियन को हराया और प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। तो वियना संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया की चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियना संधि होती है 1815 में। इस संधि में जो चांसलर है वो कौन है? तो कहेंगे ड्यूक मेटरनिक है। कहां से थे? ऑस्ट्रिया के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सीएटी एग्जाम
ऑल कंपटीशन एग्जाम, साथ में एग्जाम बोर्ड के लिए भी। 1815 की वियना संधि तैयार की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? वियना संधि का उद्देश्य क्या था? वियना संधि 1815 में होती है। इसका चांसलर था ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक। इसका उद्देश्य था कि कई सारे बदलाव को खत्म करना, जो बहुत सारे बदलाव है उनको खत्म करना, और नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके द्वारा हटाए गए जो बुर्बो राजवंश है उसको सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। नेपोलियन के जो अधीन किया गया था फ्रांस के इलाके, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जो नेपोलियन ने फ्रांस पे जो कब्जा किया था उन कब्जों को भी क्या है बंद कर दिया गया, क्या है उसमें, ताकि भविष्य में फ्रांस उस पर विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया था। उत्तर में कौन सा? नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम शामिल था। बेल्जियम किस में शामिल था? नीदरलैंड में। दक्षिण में क्या था? पिंटमोल में जेनेवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जो कि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते हैं। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था वो उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र को बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य रखा गया था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक और उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य उद्देश्य था। क्या था? प्रेस की आजादी। यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते थे कि फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था और इन्होंने एक सपनों का एक संसार रचा, इनके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर था। यह हमारा एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये क्लास से हमने 3 क्लास जो डिस्कशन कर चुके हैं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बार बार रिवीजन करने से हमें याद रहेगा। तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ऐसी सरकार जहां शासन चल रहा है वहां पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, या हम कह सकते हैं जहां शासन चल रहा है वहां डरा धमका के या सैन्य के बल जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? निरंकुशवाद होता है। फिर देखा कल्पनादर्श क्या होता है? ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग संभव नहीं है। क्या असंभव है उसे क्या कहेंगे? कल्पनादर्श कहेंगे। फिर हमारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, वो बनेगा कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वो जनमत संग्रह होता है। फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। जो राष्ट्र का विचार है ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। इस क्रांति के साथ साथ क्या एक अभिव्यक्ति आई, क्या एक दौर आया, क्या चीज इसके साथ फ्रांसीसी क्रांति के साथ एक नई चीज उत्पन्न हुई है? तो वो हुई है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है
की पहली जो अभिव्यक्ति आई है वो 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसके बाद आती है। 1789 से पहले फ्रांस में कैसा शासन था? तो वो था निरंकुशवाद। निरंकुशवाद ऐसा हुआ शासन जहां पर जो शासन चल रहा है वहां पर अंकुश अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वहां जो शासन कर रहे हैं वो क्या है? एक राजतंत्र है, और ऐसा शासन जहां सैनिक बल के वहां शासन किया जा रहा है। तो इस शासन का जो फ्रांस में है खात्मा जो हुआ है, समाप्ति हुई है 1789 में हुई है फ्रांसीसी क्रांति। ये जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव भी हुए थे, और इसमें जो प्रभुसत्ता है राजतंत्र से नागरिकों के हाथों में चला गई, ये भी हमारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट जनरल है, इसका नाम वर्तमान में क्या है? तो कहेंगे नेशनल असेंबली है, ये इसका नाम कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता था। फिर एक क्वेश्चन हमारा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा कि नेपोलियन की सहायता के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे कि नेपोलियन की सहायता के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की सहायता के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या बदलाव हुए क्या नहीं हुए वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिस साथी ने हमारी पहले जो 3 क्लास हो चुकी है वो नहीं देखी तो उनको जरूर देखें। ये हमारी 4th क्लास रहने वाले हैं। ये क्लास HSSC CET एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है। नेपोलियन की सहायता के बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि यहाँ पर कुछ जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था वो कब हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है 18वीं शताब्दी के यूरोप को देखें तो बहुत बदलाव था, जैसे आज है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। फिर हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नेपोलियन का इटली पर हमला कब किया गया था? 1797 में। नेपोलियन कब हारता है युद्ध में? 1815 में। 1815 में एक संधि होती है, कौन सी संधि होती है? वियना संधि होती है। वियना संधि से किसका संबंध था? तो ड्यूक मेटरनिक का संबंध था। ड्यूक मेटरनिक का संबंध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814-15 में वियना संधि होती है। 1814 में नेपोलियन की हार होती है। वियना संधि है वो 1815 में होती है। वियना संधि का संबंध ड्यूक मेटरनिक से था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष होता है वो 1821 में होता है। इटली का एकीकरण है। इटली का जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? 1866 में शुरू होती है और 1871 तक चलती है। फिर आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि कुलीन वर्ग। कुछ वर्ग थे सामाजिक और राजनीतिक रूप से, जो कुलीन वर्ग है वो किस का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था? यूरोपीय महाद्वीप का। कुलीन वर्ग में कौन आते थे? शहरों में जो हवेलियों में रहने वाले और जिनके पास ज्यादा जमीन और पैसा और जायदाद वाले कौन थे? कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग कैसा था? छोटा था या बड़ा था समूह में? तो छोटा था इसीलिए क्या था? सबसे ज्यादा अमीर था। जो सबसे ज्यादा थे वो कौन थे? मध्यम वर्ग में जो किसान आते थे वो थे। और जो कुलीन वर्ग है ये अपने उच्च वर्गों के बीच कौन सी भाषा राजनीतिक कार्यों के लिए बोलते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। इनके संबंध है वैवाहिक संबंधों में आपस में जुड़े हुए थे। कुलीन वर्ग की बात है। छोटा समूह था और जनसंख्या में जो कृषक थे अधिक थे। जो भूदास खेती किसे कहते हैं? जो पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी थी, जिस पर कौन खेती करते थे? जो खेती करने वाले को क्या कहते हैं? भूदास खेती करते थे। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे वो हमने डिस्कशन किया कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो उदारवाद है, जो लेबर है, लेबर का अर्थ क्या होता है? आजाद होना। ये भी हम
और जो मध्यम वर्ग थे उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था कि आजादी और कानून के समक्ष बराबरी है, कानून होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। एक ऐसा किस्म था जो सभी के लिए समान कानून नहीं था, तो वो था मतदान देना, मतदान करना, ये सभी के लिए समान नहीं था, परंतु कानून है वो सभी के लिए समान था। फिर संहिता आएगी, नेपोलियन की संहिता ने जो 1804 की थी, उसने क्या किया कि सभी के लिए समान कानून बनाए और सभी के लिए मतदान है, सभी मतदान कर सकते थे। ये कौन सी संहिता? 1804 की संहिता, नेपोलियन की संहिता के द्वारा किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि एलए क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एलए किसे कहते हैं या क्या है। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एलए था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, 1834 में पस्सा की पहल पर एक सुलग का निर्माण स्थापित किया गया, उस सुलग को क्या कहते हैं? एक संघ बनाया गया, वो था जोलवेराइन, ये संघ था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में, 1814-15 में होती है, ये हमने डिस्कशन किया। और तो 1815 में एक संधि होती है, वियना संधि। वियना संधि का संबंध किससे था? ड्यूक मेटरनिख से था। तो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित यूरोपीय सरकार थी नेपोलियन की हार के बाद, जिसमें रूढ़िवाद में क्या था? राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए था। फिर एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 1815 में नेपोलियन की हार और होती है, वियना संधि होती है। इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन को हराने में कौन कौन सी शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां शामिल थी? तो ब्रिटेन था, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया था। यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे और वियना संधि 1815 में हुई थी। इस सम्मेलन जब 1815 में यूरोप के समझौते को तैयार करने के लिए एक वियना में मिले, और इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। तो इसलिए कहा जाता है कि 1815 की एक संधि होती है, वियना संधि। इस वियना संधि का संबंध किस व्यक्ति से है, किस चांसलर से है, कहां के रहने वाले थे? तो हमारा आंसर आएगा जी, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख से 1815 में एक संधि होती है, वियना संधि। इस वियना संधि का संबंध तो ड्यूक मेटरनिख से है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, वियना संधि को तैयार की वो जिसका उद्देश्य क्या था, कि उद्देश्य क्या था इस वियना संधि का, जो 1815 में होती है। ड्यूक मेटरनिख इसके चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो इनका जो उद्देश्य था कि सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, जो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको खत्म करना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, उनमें बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। बुर्बो वंश उसको सत्ता में बहाल किया, वापस लाया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन के अधीन किया गया था। क्योंकि नेपोलियन को हराया गया था यूरोपीय शक्तियों के द्वारा, उन पर कब्जा यूरोपीय शक्तियों के द्वारा किया गया, क्योंकि वहां पर कब्जा जो पहले नेपोलियन के द्वारा किया गया था। इसलिए कह रहा है फ्रांस उन इलाकों को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन थे। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मगर जो ऑस्ट्रिया को जो है कौन सा अधिकार दिया गया, पश्चिमी इलाका कौन सा दिया गया, ये हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से पर्सा को सत्ता में बहाल किया गया, यूरोपीय शक्तियां थी, तो उनको जो पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने कितने राज्य थे? 39 राज्य को जर्मन महासंघ स्थापित किया था। जर्मन महासंघ में कितने राज्य थे? 39 राज्य थे, उनको बरकरार रखा। पूर्व में किसको दिया गया? रूस को, और पोलैंड का हिस्सा दिया गया।
प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया जिसका उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। फिर हमारा क्वेश्चन है कि 1815 की रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं क्या थी? निरंकुश थी। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा जो हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में, क्रांतिकारी के बारे में हम इस सेशन को पढ़ने वाले हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे HSSC CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में एग्जाम बोर्ड है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक लाइक से आपको मोटिवेशन हमें मिलता है, तो इसलिए लाइक जरूर करें। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। 1815 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं कि वियना संधि कब होती है? 1815 में होती है। और इस वियना संधि से में किसकी हार होती है? 1815 में एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन को हराने में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां थी? तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। यूरोपीय शक्तियों को जो है इसमें थी ऑस्ट्रिया, पर्सा और इत्यादि। ये क्या थी? यूरोपीय शक्तियां थी जो नेपोलियन को हराने में सफल हुई थी। नेपोलियन की हार वियना संधि 1815 में ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और इस वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नेपोलियन युद्ध हुए थे, नेपोलियन युद्धों में जो बदलाव हुए थे उनको खत्म करना, ये क्या था? एक वियना संधि का एक उद्देश्य था। तो दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो एग्जाम बोर्ड के लिए है, साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है कि 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने किनको भूमिगत कर दिया? उदारवादी राष्ट्रवादियों को। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था विचारों को परेशान करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। कौन से संगठन आए? गुप्त संगठन उभर कर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था कि 1815 में जो दमन भय के उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत किया गया और गुप्त संगठन उभर कर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस 1815 के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना कि 1815 में क्या था? नेपोलियन जो युद्ध थे उनमें बदलाव किए गए। तो यहाँ ये कह रहा है कि उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गए थे। साथ ही आजादी और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। जो क्रांतिकारी का है उसके लिए क्या होना जरूरी था? तो हम कहेंगे क्रांतिकारी के लिए जो होना था वो क्या था? संघर्ष जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली का क्रांतिकारी जो ज्यूसेपी मैज़नी था। तो क्वेश्चन आएगा ज्यूसेपी जो मैज़नी है वो कहाँ का क्रांतिकारी था? कहाँ से रहने वाले थे? क्रांतिकारी थे। तो हमारा आंसर आएगा जी इटली। इटली के एकीकरण का जो दाता है वो कौन माना जाता है? ज्यूसेपी मैज़नी माना जाता है। पूछा जाता है ऑस्ट्रिया के चांसलर जो ड्यूक मेटरनिक, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूक मेटरनिक कहां से था? तो ऑस्ट्रिया के थे। पूछा जाता है कि फेडरिक सारियो था वो कहां का था?
तो आएगा हमारा फ्रांस से था। तो क्या हमारे 3 क्वेश्चन है जो व्यक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन किया। फिर क्या है कि इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैसनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए। ज्यूसेप्पी मैसनी कहां से रहने वाले थे? हमारा आंसर आएगा जेनेवा से। कहां से? कब हुआ जन्म जी? 1807 में। इन्होंने क्या काम किया जो एक प्रसिद्ध हुए? तो इटली का क्रांतिकारी था। इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ज्यूसेप्पी मैसनी का था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। क्वेश्चन आएगा कि ज्यूसेप्पी मैसनी इटली का एक क्रांतिकारी जो किस गुप्त संगठन का एक सदस्य बना था? तो आएगा कार्बोनारी का। 24 साल की युवावस्था में, कितनी साल है? 24 साल के, और लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। कि कौन सी कहां के पे? लिगुरिया में। कितने साल के थे? 24 साल के। कौन थे? ज्यूसेप्पी मैसनी था। इनका जन्म कब हुआ? 1807 जेनेवा में हुआ था। कौन से गुप्त संगठन के सदस्य बने थे? को तो आएगा हमारा कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य बने थे। तो उसके बाद उसने कौन है? ज्यूसेप्पी मैसनी ने 2 संगठन बनाए, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, दूसरा था वरन में यंग यूरोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ज्यूसेप्पी जो मैसनी है वो कहां का क्रांतिकारी था? इटली का। जन्म कब हुआ? 1807 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1807 में हुआ। कहां हुआ जी? तो कहेंगे जी जेनेवा में हुआ था। क्या एक संगठन का सदस्य बना था? कार्बोनारी का एक गुप्त संगठन बनाया। फिर उन्होंने 24 साल की अवस्था में क्रांतिकारी के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की गई थी। पहला कौन सा था? तो यंग इटली में, मार्सेई में कौन था? यंग इटली था। और बर्न में क्या था? यंग यूरोप था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है इस स्लाइड से। जो संगठन है यंग यूरोप कहां था? तो बर्न में था। किसने बनाया? ज्यूसेप्पी मैसनी ने बनाया था। यंग इटली कहां का संगठन था? मार्सेई क्षेत्र का। किसने बनाया? ज्यूसेप्पी मैसनी ने बनाया था। जिनके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। इसमें सदस्य थे वो कौन से थे? पोलैंड के, फ्रांस के, इटली, जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे। क्या हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1815 की दमनकारी बहन थे जो उदारवादी राष्ट्रवाद की बहन ने क्या भूमिगत कर दिया इस उदारवादियों को एक क्रांतिकारियों का परीक्षण देने और विचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। और ये गुप्त संगठन जो हम डिस्कशन कर रहे थे जो ज्यूसेप्पी मैसनी थे, इन्होंने 2 संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। फिर ये क्वेश्चन, ज्यूसेप्पी मैसनी कहां से थे? इटली के थे। जन्म 1807 जेनेवा में। कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे। 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। जिनके सदस्य कौन थे? वो युवा जवान थे जो क्रांतिकारी में भाग ले रहे थे और पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में। ज्यूसेप्पी मैसनी का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कथन किनका है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है। जो राष्ट्र है ना, एक राष्ट्र है वो कौन है? मनुष्य एक प्राकृतिक इकाई है। ये किसका कथन है? तो हमारा आंसर आएगा मैसनी है जो एक इटली का क्रांतिकारी जिन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। 1807 में जन्म हुआ, जेनेवा में जन्म हुआ था। 24 साल की अवस्था में क्रांतिकारियों में इसमें भाग लेने शुरू कर दिया था। इटली छोटे छोटे राज्य और प्रदेशों के प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता था। एक छोटे छोटे राज्य है जो एक बंदी है उनकी तरह नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? एक क्रांतिकारी मिल जाता है, एक युवा जवान जो इटली को मिल जाता है। कौन है? ज्यूसेप्पी मैसनी। तो भाई जब एक युवा
एक क्रांतिकारी जब मिल जाता है तो क्या एक छोटे छोटे राज्यों और पैबंदों की तरह क्या है बंदी रह सकता है? नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र ही बनाना था, कि उनको जोड़कर एक राष्ट्र के रूप में एक गणतंत्र, एक राज्य बनाना था, छोटे छोटे को एक ही राष्ट्र के रूप में बनाना था। ये किनका था? जियुसेप्पे मैज़नी ये सोच रहे थे, इसलिए इन्होंने दो भूमिगत संगठन बनाए, यंग यूरोप और यंग इटली। एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है उसके मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए थे। उनको देख उनके साथ साथ क्या बना हुआ कि वहां भी गुप्त संगठन बनाए थे। तो और भी इलाके थे जहां जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए थे। मैज़नी के द्वारा राजतंत्र का जो राजतंत्र है इसका घोर विरोध किया करके प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने सपन में मैज़नी ने रूढ़िवादियों को हराया था। जो रूढ़िवादी थे, जो प्राचीन जो परंपराओं वाले थे, उनको हराया और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिख ने क्या बताया था? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया जो रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी क्या होता है? जो प्राचीन परंपराएं है, जैसे जो चर्च धर्म, इस जो है, इन जो पारंपरिक जो परंपरा से चली आ रही उनको जो नियम है वो पालन कर रहे थे, तो उन रूढ़िवादियों को हराया। इसलिए मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। जो यंग यूरोप और जो यंग इटली है, इनकी जो स्थापना जियुसेप्पे मैज़नी के द्वारा 1833 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संगठन बनाए गए थे, किनके द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए थे जियुसेप्पे मैज़नी के द्वारा। कब बनाए गए थे? 1833 में बनाए गए थे। कौन सा था? यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली दो संगठन बनाए गए थे। क्रांतिकारियों का युग, क्रांतिकारियों का युग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में बताएं कि, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन प्रेरित करता है। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट पॉइंट, क्रांतियों का युग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।